Hi everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं सेशन को। हम्म हमने लास्ट सेशन में पेयर टेस्ट और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और एनोवा भी कर लिया था। काई स्क्वायर टेस्ट में हमने रेस वाला कर लिया था, सीएस वाला हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा था कि एसीएस और फीमेल वाला हमने शायद किया था और इसके जो रिजल्ट्स आए थे वो ये थे कि 0.05 से ज्यादा थे। तो जो हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे तो दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट। अब यदि मैं रेस और इसकी बात करूं एसीएस की, तो यदि मैं इसकी टेबल देखता हूं तो कहीं पर वैल्यूज 3 है, कहीं पे 5 या उससे कम यदि वैल्यू है किसी सेल में, तो फिर हमारा काई स्क्वायर टेस्ट प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता है। उस कंडीशन में हमें फिशर टेस्ट यूज करना चाहिए और वो ये है कि 0.007329, मतलब कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है और जो जेंडर है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये हो सकता है कि जो गर्ल्स हैं वो नहीं, रेस और एसीएस देखा है, रेस जो है, रेस और सॉरी जेंडर नहीं है यहाँ, रेस और एसीएस। तो पर्टिकुलर रेस के लोग जो हैं हाई इनकम ग्रुप से हो, अच्छे एसीएस वाले हो, नेचुरली होता है ऐसा। और कुछ पर्टिकुलर रेस के लोग जो हों वो लो एसीएस वाले हों, तो यहाँ जो है एक इंडिपेंडेंट नहीं है चीजें, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ठीक है, तो ये काई स्क्वायर टेस्ट की जगह फिशर टेस्ट तब यूज करना है जब हमारे पास किसी सेल की वैल्यू 5 या 5 से कम टेबल में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था, विल्कोस टेस्ट अपन ने पहले भी यूज किया। अब यहाँ विल्कोस टेस्ट हम लोग यूज करेंगे कहीं पर हमारे पास यदि ऑर्डिनल डेटा है, कंटिन्यूस डेटा नहीं है, तो हम विल्कोस टेस्ट यूज करेंगे। जैसे कि मैं ये 4 मैंने सैंपल लिए हैं, इसका एक डेटा फ्रेम बनाया है। ये डेटा फ्रेम है 1 से 5 तक का लिक्विड टाइप स्केल है। ये W एक क्वेश्चन है, X दूसरा क्वेश्चन पूछा गया लोगों से, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन। और हम W और X के बीच में कुछ कंपैरिजन करना चाहते हैं, या X या Y के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं, क्योंकि ऑर्डिनल डेटा के बीच में यदि हम कुछ देखना चाहते हैं कि उनके ओपिनियन जो है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या है। ठीक। तो
जैसे मैं जेड और डब्ल्यू के बीच में देखना चाहता हूँ, टी टेस्ट की तरह ही है। तो विल्कोस डॉट टेस्ट जेड डब्ल्यू दोनों ले लिए मैंने। तो आप देखिएगा पी वैल्यू 0.991 है, मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द ओपिनियन इन बोथ पार्ट, है ना। तो उनमें कोई अंतर नहीं है लोगों के ओपिनियन में। मान लीजिए अपन ने पूछा कि भाई आप स्टेट में बीजेपी चाहते हैं एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में अपन ने पूछा कि भाई आप नेशनल लेवल पे बीजेपी चाहते हैं। तो कई जगह ऐसा आएगा कि लोग चाहते कि नहीं यार स्टेट में हमारा कांग्रेस आए या बीजेपी आए। तो वो अपन ने जहाँ सर्वे किया है वहाँ ये पता चल रहा है कि हाँ नहीं, स्टेट में भी लोगों का वही ओपिनियन है, बीजेपी के फेवर में है। और यहाँ भी बीजेपी के फेवर में, स्ट्रॉन्गली एग्री डिसएग्री 5 पॉइंट लेकर टाइप स्केल है। तो इस तरह के अपन यदि क्वेश्चन पूछते हैं कि बीजेपी को लेकर के, कुछ भी और कंसेप्ट को लेकर के, ये 5 पॉइंट लेकर टाइप में, तो आप इस तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस चारों में एक साथ कंपैरिजन चाहिए, जैसे कि हमने देखा था एनोवा में। तो इन सभी में यदि हम एक साथ चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि क्रस्कल टेस्ट, वेलिस टेस्ट रहता है, ये लेना पड़ेगा। पूरी डेटा फ्रेम पे लगता है ये। तो ये हमें बता देगा कि पी वैल्यू 9, मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द इन ऑल द क्वेश्चंस रिस्पॉन्सेस, है ना। तो इस प्रकार से ये हम लोग कर सकते हैं। यदि हमें इसमें तीन ही क्वेश्चन चाहिए तो हमें सब डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा पहले। जैसे वाई डब्ल्यू वाई जेड चाहिए, एक्स नहीं चाहता हूँ, तो मैं वही डीप लाइब्रेरी यूज करके सिलेक्ट करके पहले अगली डेटा फ्रेम बना लूंगा। तो इसका हेड देखें तो तीन ही वेरिएबल है, फिर मैं इस पर क्रस्कल वैलिस टेस्ट लगा दूंगा। ठीक है। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है इसमें। जितना आप इसमें और स्टडी करेंगे और जाएंगे डीप में, और चीजें आपको जानने को मिलेंगी। ये बेसिक टेस्ट हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो ज्यादातर यूज होते हैं सभी जगह। तो ये ओवरऑल इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस है जिस प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं। कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो पूछें। हाँ जी। जैसे आपने कल इतने सारे टेस्ट बताए, तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा टेस्ट यूज करना है? देखिए कुछ तो एजम्पशंस मैंने बताए थे सबसे पहले, आप लोगों को याद है। एजम्पशंस पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, पहले उनमें से डिसाइड किया जाता है। पैरामेट्रिक टेस्ट के एजम्पशन है कि जो हमारा सैंपल है उसमें नॉर्मलिटी है कि नहीं, नॉर्मल है कि नहीं, सैंपल कहीं स्क्यूड तो नहीं है। सबसे पहली चीज पैरामेट्रिक टेस्ट का चीज होता है कि वो कंटिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए ना, न्यूमेरिक वेरिएबल कंटिन्यूस होना चाहिए। समझे, पहला पॉइंट, मतलब रेशियो या इंटरवल स्केल होना चाहिए। पहला, यदि आपने क्लियर कर लिया कि नहीं यार ये हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल है, एज है, इनकम है, ये सब कंटिन्यूस वेरिएबल है, ऑर्डिनल डेटा नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा चीज आता है कि वो सैंपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, तो उसकी नॉर्मलिटी चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, हिस्टोग्राम बना के कर लो, ओके। सेरिफियो टेस्ट से कर लो, या स्क्यूनेस चेक करके कर लो। वो हम नॉर्मलिटी चेक कर लेते हैं, क्यू क्यू प्लॉट से कर लो। बहुत से तरीके नॉर्मलिटी चेक करने के। हमारी नॉर्मलिटी भी सिद्ध हो गई। अब ये दो, यदि हमारे पास, यदि हम सिंगल सैंपल की बात कर रहे हैं, एक ही सैंपल है और किसी ने कुछ क्लेम किया हुआ है, हम उसको चेक करना चाहते हैं कि उसका क्लेम वाजिब बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, या हमारे पास कोई पॉपुलेशन पैरामीटर है, हम उससे अपने सैंपल के मीन को कंपेयर करना चाहते हैं, तब ये दो कंडीशन हमें फुलफिल करना जरूरी है। अब बात आती है दो सैंपल्स के बीच के कंपैरिजन की। तो दो सैंपल के बीच में कंपैरिजन में जरूरी नहीं है कि आपके दोनों सैंपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या जरूरी? हम्म। नहीं।
वहां पर हम नॉर्मलिटी को इतनी तवज्जो ना देके हम देखते हैं कि दोनों की जो स्प्रेडनेस है, मतलब वेरिएंस है ना, वो डिफरेंट होने चाहिए। गॉट इट? दोनों सैंपल का वेरिएंस अलग होने चाहिए। अंडरस्टैंड? ओके। यदि सेम वेरिएंस होगा, एक जैसा फैलाव होगा दोनों डेटा में, तो हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट सही से परफॉर्म नहीं करेंगे। डज दैट मेक सेंस टू यू? ओके है सर। ना? तो वो एक एजम्पशन हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी स्प्रेडनेस डिफरेंट हो, तो हम उसके अंदर पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे। इसके बाद एक चीज और कही थी, दो सैंपल के लिए मैंने स्प्रेडनेस और दो पॉइंट थे, नॉर्मलिटी इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता उसमें, स्प्रेडनेस ही मेन है। और क्या था दूसरा पॉइंट, एक और था कुछ। चलिए, होमोसिडास्टिसिटी तो हम लोग तब देखते हैं कि जब लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं, तो वो अपन देखेंगे आगे प्रेडिक्टिव में। तो ये यदि हमारे एजम्पशंस फिट बैठे हैं तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट पे जाएंगे, और पैरामेट्रिक टेस्ट में हम यूज करते हैं टी टेस्ट। ठीक है, समझ गए? और टी टेस्ट मैंने कल और पिछली क्लास में आपको बताए थे कि वन सैंपल टी टेस्ट होता है, टू सैंपल टी टेस्ट होते हैं। यस सर। वन सैंपल में तो कोई दिक्कत नहीं है, टू सैंपल में फिर तीन तरह के होते हैं कि एक इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होता है, एक पेयर्ड वाइड पेयर टी टेस्ट होता है, और एक होता है कोरिलेशन टी टेस्ट, है ना। उसके सबके अपने अपने क्राइटेरिया, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद एनोवा होता है। एनोवा किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल जो कि कैटेगरिकल है, उसके पर्सपेक्टिव में किसी कंटिन्यूअस वेरिएबल का हमें फाइंड आउट करना है ना। जैसे अपन ने वाइन क्वालिटी के पर्सपेक्टिव में एल्कोहल परसेंटेज को फाइंड आउट किया था कि उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं उनके मीन में। गॉट इट? यस सर। तो वो एनोवा हम लोग यूज करते हैं, और एनोवा जनरली इफेक्ट के लिए भी यूज होता है कि इफेक्ट चेक करना। और इसमें आप जितना आप प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा डीप स्टडी भी चाहिए, है ना, उसके बाद ही आप इसमें परफेक्शन ला सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग आए थे नॉन पैरामीट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट के ऊपर आए हम लोग। तो काई स्क्वायर टेस्ट भी मैंने आपको बताया कि दो तरह के होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं पर दो पे ही काम किया जाता है, गुडनेस ऑफ फिट और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो कब का यूज होता है? गुडनेस ऑफ फिट यदि एक हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किसी एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे कि हमने देखा था रेस के अंदर, और जो था वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, हमने काई स्क्वायर टेस्ट में टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करी। तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में यदि जेंडर और एसीएस एक दूसरे से डिपेंड है क्या, तो वो हमने देखा था नहीं थे। पर एसीएस और रेस एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है ना, दोनों वेरिएबल, दोनों कैटेगरिकल होते हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में। और गुडनेस ऑफ फिट में न्यूमरिक रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। तो इस प्रकार से फिर हमने देखा कि भाई एनोवा यदि नहीं लग रहा है, हमारे पास नॉर्मल नहीं है डेटा या जो भी है, तो हम क्या करें, है ना। तो वहाँ नॉर्मलिटी का जब एक से ज्यादा हम लोग देख रहे हैं, एनोवा में नॉर्मलिटी इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है। क्योंकि आप कैटेगरिकल हिसाब से डिवाइड करेंगे, मान लो आप एल्कोहल परसेंट है, ओवरऑल तो नॉर्मल है पूरा वेरिएबल। जब आपने थ्री कैटेगरी में लिया तो भाई 20 ऑब्जर्वेशन आए, वो 20 ऑब्जर्वेशन नॉर्मल नहीं है। या आपने 9 क्वालिटी देखी, वाइन क्वालिटी 9, उसके अंदर 5 ही ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप माइंड को? तो वो नॉर्मलिटी का वहां कंसेप्ट खत्म हो जाता है। वहां एक एजम्पशन चलता है कि हमारी पॉपुलेशन नॉर्मल होगी, वो एजम्पशन, उसका कोई वो नहीं, वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के थ्रू फेवर कर जाती है।
तो इस प्रकार से ये चीजें वर्क करती हैं, कोई ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, डिसाइड कर लिया जाता है बहुत आसानी से, बहुत बड़ा चीज नहीं है ना। बहुत अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार से इसको यूज किया जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही टेस्ट को लेके चलें। ठीक है, और कोई क्वेरी किसी की? सर प्रैक्टिकली किस टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप ये पूरा इन्फरेंशियल एनालिसिस यूज करते हैं? कोई क्वेरी नहीं है? हाँ जी, फिर सभ्या ने कुछ पूछा। हाँ बोले बोले सब, थोड़ी देर ये फैन ऑन सर कर मैं लीजिए। इसका थोड़ा प्रैक्टिकल यूसेज समझना चाह रहा था कि चलिए। किस टाइप के सिनेरियोज में आपको ये समझ में आता है कि ये डेटा के बेसिस पे इस टाइप के क्वेश्चंस पे मैं इस इन्फरेंशियल करके और इन टाइप के टेस्ट को लेकर आई प्रोड्यूस एन आउटपुट। हम्म, इसका जो यूज होता है, तो आपका जो, यदि बिजनेस डोमेन में देखें तो मार्केटिंग रिसर्च के अंदर हम लोग इसका बहुत उपयोग करते हैं, है ना। तो हम सैंपल लेते हैं। क्वालिटेटिव यदि हम बात करें, क्योंकि मान लीजिए आप बहुत सारा आपका प्रोडक्शन हो रहा है, 20,000 30,000 मोबाइल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं रोज, तो आप सबका क्वालिटी टेस्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं, मैनुअल लेवल पे जो किया जाता है। हम्म, तो उसमें आप कुछ रैंडमली ले लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, और उसके हिसाब से जो भी आपको उसके अंदर डिफेक्ट्स, जो भी चीजें पता चलती हैं, वो आप फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू कि ये पूरे जो हमने आज बनाए उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इस सिनेरियो हम इसका उपयोग करते हैं, और भी जो एकेडमिक में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है, एक्चुअली है क्या हमारे यहाँ, एक तो जो इंडस्ट्री है या बिजनेस डोमेन जो है, उसको एकेडमिक से कोरिलेट करके नहीं चला जाता है इंडिया में खास करके। इसलिए इंडिया में रिसर्च बहुत कम होती है कि जो आपके एकेडमिशियंस हैं वो टूवर्ड्स इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव में काम नहीं करते हैं। मतलब उनको फैक्ट्री विजिट, इंडस्ट्री विजिट या बिजनेस डोमेन में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जैसे आईआईटी के प्रोफेसर्स के होते हैं, आईआईटी भी और प्रोफेसर्स के, बड़ी बड़ी कंपनी है उनके पास आती हैं, उनके सजेशंस लेती हैं। आईआईएम्स के अंदर कुछ हैं, आजकल तो इतना नहीं है, पहले बहुत था, आज भी कुछ बड़े, कुछ आईआईएम्स के प्रोफेसर्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी को कंसल्टेंसी देते हैं। ठीक है ना। पर जो मैक्सिमम कॉलेज या यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ ऐसा नहीं है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तो कतई नहीं है। उनको तो 2.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए, 2 लाख रुपए सैलरी मिल रहा है, वो तो एक बार कुर्सी पकड़ ली तो उन्हें तो पान गुटखा थूक के और अपनी जिंदगी गुजारना है। ठीक है। तो इनके प्रैक्टिकल यूज बहुत हैं, यदि अपन देखें, और कुछ एक स्टडीज में आपको दिखाता हूँ। कल ही मैंने एक किया था, एक है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी का मामला है, आजकल आप देख रहे हैं ना बच्चों में एक लर्निंग डिसेबिलिटी आ रही है, क्योंकि मोबाइल पे लगे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं है। तो और ये बहुत बड़ा इशू बनने वाला है नियर फ्यूचर में, लर्निंग डिसेबिलिटी, क्योंकि बच्चों का
फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है और उससे उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फिगर, ग्राउंड परसेप्शन, कॉग्निटिव जो उनका है, वो सब चीजें जो हो गई हैं उनकी प्रॉब्लम चालू हो गई है। और उसके लिए एक संस्था इंदौर में काफी समय से काम कर रही है और जो संस्था की हेड है वो जो है इसी टॉपिक पे काफी समय से 6-7 साल से पीएचडी का काम चल रहा था उनका। अब उनकी व्यस्तता के कारण नहीं हो पाता। तो वही मैं बताता हूँ किस तरह से टेस्ट इसमें लिए गए। एक तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में उनके पास एक ही वेरिएबल था, जेंडर। उन्होंने जेंडर को बाइफर्ट किया, उन्होंने 3 ग्रुप लिए थे। एक तो कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई उनको ना स्टोरियां सुनाई ना गेम खिलाया। यहाँ क्या करते हैं ये लोग, रिडंडेंट गेम्स खिलाते हैं। रिडंडेंट गेम्स का मतलब ये होता है कंचे खिलाना, चपेटे खिलाना, बहुत से जो पुराने अपने जमाने में सितोलिया हुआ, इस तरह के गेम्स, जिससे कि मनुष्य के दिमाग का, हाथ का कोऑर्डिनेशन और ये सब चीजें विकसित हो। वो गेम बनी ही इसी आधार पर, बच्चों के शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास के साथ। तो 3 ग्रुप थे। पहला ग्रुप कंट्रोल ग्रुप था, दूसरा ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। 3 महीने का गैप दिया गया था। कंट्रोल ग्रुप में भरी कुछ नहीं सिखाया, पहले एक बार उन्होंने लिया टेस्ट, 3 महीने बाद फिर टेस्ट लिया, चाहे वो कंट्रोल ग्रुप हो चाहे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। पहले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में खाली स्टोरी सुनाई गई, उनको कहानियां सुनाई गई पंचतंत्र की और इस तरह की, और उनका ऑडिटरी जो रिस्पॉन्स है वो देखा गया, प्लस लैंग्वेज परसेप्शन, लैंग्वेज एक्सप्रेशन, लैंग्वेज उनका कितना सुधरा कितना नहीं सुधरा। उनको भी कहानी बोलने को कहा गया सुनाने के बाद। तो वो सब चीजें करी गई जो पहले हुआ करता था स्कूलों में। आजकल वो सब कंसेप्ट खत्म हो गया। आजकल तो करिकुलम एक्टिविटी के नाम पर सब कुछ चलता है। पहले क्लास में ही बच्चों को खड़ा कर दिया जाता, बेटा आज तुम कोई कहानी सुना, वो सब चीजें खत्म हो गई। यहाँ जो चीजें थी, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट वाली बात थी। मैंने बताया था आपको कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में, पोस्ट टेस्ट में से प्री टेस्ट को माइनस करते हैं, फिर जो डिफरेंस आता है उसका मीन लेते हैं। तो पहला हाइपोथेसिस यहाँ मैंने लिया, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट ऑन चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज इन कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर के कोई भी चेंज नहीं आया। जो ओवरऑल स्कोर है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये प्री टेस्ट का डेटा है। इस तरह से 30-15 लोगों का डेटा था, 30-30 लोगों का डेटा है हमारे पास, 15 और 15-30। और ये देखिए, तो ये जो डेटा है ये इसकी प्री वैल्यू है, और टेस्ट और 30 दिन बाद जो 3 महीने बाद उसकी ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ बहुत कम, मतलब जो शिफ्टिंग है डेटा की बहुत कम हुई है। जब हमने इसको टेस्ट किया, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, पेयर टी टेस्ट लिए देखिएगा, पेयर टी टेस्ट बिटवीन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट ऑन लर्निंग डिसेबिलिटीज इन कंट्रोल ग्रुप, है ना, पेयर टी टेस्ट लिया है। मीन ऑफ डिफरेंसेस लिखा है मैंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा है, टी वैल्यू है, पी वैल्यू 1 आई है। 1 आई मतलब 0.05 से ज्यादा है, तो कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया, मैं नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है। इसको इंटरप्रिटेशन ऐसा लिखा जाता है, एबो टेबल 4.01 shows दैट, आप थोड़ा रीड करिएगा, मैं
तो ये उसका इंटरप्रिटेशन होगा। विजुअलाइजेशन को भी हमने बता दिया है 4.02 फिगर्स में। ये खाली इसकी सपोर्ट में रहती है चीज, फिगर जो दिया जाता है, जो आपकी टेबल है उसको सपोर्ट करता हुआ दिखना चाहिए, तो दिख रहा है। फिर इसके बाद हमने जो इसके फैक्टर्स थे, लर्निंग डिसेबिलिटी के बहुत से फैक्टर थे। कुछ एक क्वेश्चन आई हैंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड थे, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ उनका, वो चेक करते खुद ही काउंसलर। तो वहां भी हमें नहीं दिखा, पी वैल्यू ज्यादा है। फिर हमने देखा कि भैया उनका जो फिगर ग्राउंड परसेप्शन है, सितोलिया वगैरह खेलते हैं, वो चेंज हुआ कि नहीं, परफॉर्मेंस बढ़ी कि नहीं, वहां भी नहीं बढ़ी। कंट्रोल ग्रुप है, क्योंकि कुछ कराया ही नहीं हमने, ना गेम खिलवाए, ना स्टोरी सुनाई, ना कुछ की। तो तो ये इसमें क्या है? नल हाइपोथेसिस में ये उसमें भी सबसेट है क्या जो भी है? हाँ, ये सब सबसेट है, मतलब 10 सबसेट है, 11 हाइपोथेसिस है कंट्रोल ग्रुप में। सेम 11 हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटल 1 जहाँ हमने कहानी सुनाई है, 11 हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटल 2 जहाँ कहानी भी सुनाई है और रिडंडेंट गेम भी प्ले करवाए। तो इसमें हमने ये देखा कि कंट्रोल ग्रुप में कोई भी कहीं भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को नहीं मिला, जब हमने बच्चों को ना कहानी सुनाई, ना हमने बच्चों को कुछ मतलब गेम खिलवाया। तो वहां हमने देखा कोई भी हर जगह वैल्यू जो है 0.05 से ज्यादा थी। ठीक है। हम्म। पर जब हम आते हैं इस पे क्या बोलते हैं, सेकंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर, तो पहली बार जब हम लर्निंग डिसेबिलिटी वाली जो मेन हाइपोथेसिस है 2, उसके बाद 2.1 2.2 ऐसे करके 10 हाइपोथेसिस है, तो वहां हमने देखा कि यार वैल्यू तो 0.01 से कम है, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बच्चों में स्टोरी टेलिंग का। ठीक है, ये अच्छा। स्टोरी टेलिंग का, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया। तो यहाँ देखिएगा आपको शिफ्टिंग बहुत ज्यादा दिख रही है, पूरा डेटा ही शिफ्ट हो गया। ये नीचे था बॉक्स, ये ऊपर चला गया, चला गया कि नहीं? या ऊपर के फिगर में ऐसा शिफ्टिंग नहीं दिख रही है हमें, बॉक्स में दिख रही है। नहीं। मीडियन लगभग सेम है सब में, है ना? या तो यहाँ ऑटोमेटिक ये सपोर्ट करता है, फिगर सपोर्ट करता है कि हाँ यार, ये आपने जो मन से नहीं लिख दिए फिगर, है ना, ये जो टेबल में जो भी लिखा है वो मन से नहीं लिखा है, ये जो आपका डायग्राम है ये उसको सपोर्ट कर रहा है। नहीं यार, सही बात बोल रहा है, इसलिए डायग्राम दिया जाता है। दूसरा, फिर हमने बात करी कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो यहाँ भी देखिए मीडियन जो है वो ये बॉक्स भी बढ़ गया है, और मीडियन यहाँ था, मीडियन यहाँ हो गया, है ना? तो यहाँ अब, पर यहाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पी वैल्यू आ रही है 1, पर यहाँ आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्टोरी टेलिंग से तो इंप्रूव होने वाला नहीं है। होने वाला है क्या, बताइए आप, बताएं। नहीं। नहीं होगा, नहीं हुआ साहब। स्टोरी टेलिंग कर रहे थे, आई हैंड कोऑर्डिनेशन में कोई फर्क नहीं आया, 1 आया, पी वैल्यू 0.05 से बड़ी, गॉट इट? यस। नहीं हुआ साहब, सही बात है। हमने फिर बात करी फिगर ग्राउंड परसेप्शन, साहब ये भी नहीं हुआ। क्यों होगा? जब गेम खेलेंगे तभी होगी ये चीजें, स्टोरी से थोड़ी हो जाएंगी। हमने यहाँ बात करी फिगर कंसिस्टेंसी की, साहब स्टोरी सुना रहे, फिगर कंसिस्टेंसी क्यों इंप्रूव हुई? नहीं हुई। हम यहाँ बात कर रहे हैं पोजीशन इन स्पेस, नहीं होगी। सर वहां पे पी वैल्यू 0.8 है ना ऊपर के फिगर में? 0.05 से बड़ा है ना? हाँ। अच्छा, 0.05 से बड़ा होगा तो 0.5 आपके से नल बड़ा हाई, है। ओके हाँ, ओके, तो आपके ठीक है। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, हाँ। तो मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग ऑन फिगर कंसिस्टेंसी, ओके ओके। है ना? या यहाँ भी 0.05 से बड़ा है, किस पे? या पोजीशन इन स्पेस। यहाँ स्पेस रिलेशनशिप में भी बड़ा है, 0.05 से 0.06 है। ठीक है। या ऑडिटरी परसेप्शन, जब कहानी सुना रहे हैं तो ये तो इंप्रूव होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ। देखिए कितना शिफ्ट हो गया है ये, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी में हुआ था इसका। देखिए 0.01 से कम, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया। देयर या इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग ऑन ऑडिटरी परसेप्शन, व्हाट इट? यस सर। यदि आपने डेटा सही से कलेक्ट किया तो रिजल्ट ऐसे ही अच्छे आएंगे हमेशा। आपने डेटा में कहीं भी कलेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो रिजल्ट गड़बड़ होंगे।
यहाँ कॉग्निटिव एबिलिटीज भी आपकी बड़ी है बच्चों की अच्छा। स्टोरी टेलिंग में। मेमोरी भी बड़ी है, बढ़ेगी नेचुरली, या आप स्टोरी टेल कर रहे हैं। फिर रिसेप्टिव लैंग्वेज बढ़ेगी नेचुरली, है ना। फिर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी बढ़ेगी। तो आप देखिए ऑडिटरी से रिलेटेड जो भी चीजें वो सब इंक्रीज हो। हाँ, प्ले वाली चीजें में कोई इफेक्ट नहीं आया। अब हमने बात करा, तीसरी बात करी भाई, हमने स्टोरी टेलिंग भी करी और रिडंडेंट प्ले भी किया एक ग्रुप में, दोनों चीजें करी, ठीक है। वो कहानियां भी सुनाई और उनसे गेम भी खिलवाए। तो लर्निंग डिसेबिलिटी ओवरऑल तो चलो इफेक्ट हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव हो गया, देखिएगा दोनों बॉक्स काफी हाइट पे, काफी डिफरेंस आ गया 0.01 से कम हो गई। क्लियर। आप फिगर ग्राउंड परसेप्शन, सितोलिया वगैरह खेलते हैं इन चीजों से, फिगर ग्राउंड परसेप्शन में सितोलिया हुआ, फिर तो वो भी बहुत अच्छा है ना, वहां भी इंप्रूवमेंट हुआ। 0.05 से कम है, 0.01 से भी कम है। आप देखें कि फिगर कंसिस्टेंसी भी बहुत इंप्रूव हुई बच्चों की, ठीक है। हर चीज इंप्रूव हुई जब हमने दोनों चीजें करी। उनका पोजीशन इन स्पेस भी इंप्रूव हुआ। फिर आप स्पेस रिलेशनशिप भी उनकी इंप्रूव हुई। ऑडिटरी परसेप्शन तो इंप्रूव हुआ, स्टोरी टेलिंग भी कर ही रहे हैं साथ में, ठीक है। ओके। फिर आप देखेंगे कॉग्निटिव एबिलिटीज भी बढ़ी हैं, हर एक चीज बढ़ी है, मतलब हर जगह सिग्निफिकेंट आया। यस सर। ये होते हैं concept, इस प्रकार से इसको फुलफिल किया है। अभी ये थोड़ा सा कुछ चीजें बच गई हैं इसमें, बच के गई, टेस्ट तो पूरे लग गए हैं, चीजें बच गई। समरी लिखना, तो इसमें कंट्रोल ग्रुप की समरी पहले लिखाएगी, फिर एक्सपेरिमेंटल 1 ग्रुप की समरी लिखाएगी, फिर एक्सपेरिमेंटल 2 ग्रुप की समरी लिखाएगी, ओवरऑल क्या है, एक एक दो दो लाइन में, और इसके बाद एक ग्रांड समरी लिखाएगी, तब जाके रिजल्ट्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ओके। तो हमें आर में ऐसी टेबल नहीं मिलती, टेबल हमें बनाना पड़ती है यहाँ, वो वैल्यूज यहाँ ला के कॉपी पेस्ट करना पड़ती है। पहले वो वैल्यू को वहां से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं, फिर उनमें से उठा के कॉपी पेस्ट यहाँ कर दी जाती है, ठीक है। तो टेबल इस फॉर्मेट में नहीं मिलती है। ये आर पे ही बनाए हुए फिगर्स हैं, और ये किसी और सॉफ्टवेयर पे बनते भी नहीं है, ना तो पाइथन बना सकता है। ये वाला डायग्राम मैंने इसमें कुछ एल्गोरिथम लगाए हैं कि जिससे ये कनेक्टिविटी बता पाऊँ दोनों बॉक्स प्लॉट। तो ये कहीं मिलते नहीं है, ये मेरे खुद के बनाए हुए एल्गोरिथम से फिगर है कि जो पीयर टी टेस्ट के लिए उपयोग करता हूँ, कि जो उसको ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं, है ना। जनरली क्या होता है, जब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट करते हैं, 2 बार बना देते हैं, पहले वेरिएबल का मीन और दूसरे वेरिएबल का मीन, यही करते हैं ना तो वो। यहाँ पे जो आप नीचे वो जो लाइंस थे जो यहाँ से वहां जा रहे हैं, हाँ हाँ, वो मीन है? नहीं ये मीन नहीं है। हम क्या करते हैं पीयर टी टेस्ट में, क्या करते हैं कि पोस्ट वैल्यू में से प्री वैल्यू को माइनस करते हैं कि नहीं करते। हाँ वो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस का मीन लेते हैं ना, हाँ। मीन ऑफ डिफरेंसेस। ओके, तो वो लाइन क्या डिनोट कर रहा है? लाइन ये बता रही कि प्री वैल्यू ये थी और 3 महीने बाद वो वैल्यू जो ये लाइन जहां जा रही है उतनी हो गई, मतलब अच्छा। उनका स्कोर में ये चेंज आया। ओके ओके। गॉट इट। ठीक। हाँ। तो ये चीज तो आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाएं, ग्राफ आपको मिलेगा ही नहीं, है ना। जनरली क्या होता है, जब इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होता है तो 2 बार बना देते हैं, प्री टेस्ट का 1 बार बना दिया मीन का, और पोस्ट टेस्ट का बना, क्योंकि अब वहां हम इंडिपेंडेंट टेस्ट में क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ मीन देखते हैं। क्या देखते हैं, डिफरेंस ऑफ मीन, मीन ऑफ डिफरेंसेस नहीं देखते। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। या तो वहां पे तो बार प्लॉट चल जाता है कि दोनों भाई इस वेरिएबल का मीन ये है, दूसरे का मीन ये है, उनमें यदि डिफरेंस दिख रहा है तो सही बात है। क्लियर। यहाँ वो बार प्लॉट फिट होता नहीं। तो लोग जनरली क्या करते हैं कि बार प्लॉट ही बना देते हैं पेयर टी टेस्ट में, जब वहां दोनों वेरिएबल के मीन से कोई लेना देना नहीं है, तो अब बार प्लॉट क्यों बना रहा है। क्लियर पॉइंट है कि नहीं है। या तो अब खाली बॉक्स प्लॉट बना दें दोनों के, भले ये लाइन ना दे, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन तो पता चलेगा कि स्कोर ऊंचा उठा है या कम हुआ है, पॉइंट शिफ्ट हुए, स्कोर में चेंजेस आए कि नहीं आए, ये पता चलता है।
लाइन नहीं खींच पा रहा है। तो मैं हमेशा से बॉक्स प्लॉट प्रेफर करता हूँ, और वही बनना भी चाहिए पीआर टी टेस्ट में, और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में बार प्लॉट बनना चाहिए। तो सबके अपने इंपॉर्टेंस है, कहाँ कौन सा विजुअलाइजेशन लगता है। It's not a work of one day. पहले तो डेटा को प्रॉपर अरेंज करना अपने हिसाब से, उसी में टाइम लग जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में। उसके बाद फिर हम लोग इन चीजों को करते। एक ये स्टडी है, ये एक स्टडी और है, पर ये तो रिसर्च मेथड लिखा है मैंने उनका कि क्या है, और ये रिजल्ट है। ये अभी 2-3 दिन पहले भेजा मैंने। ये दूसरी जगह का है, दूसरे तरह का डेटा है। ये एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन के ऊपर है कि एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन लोगों का, बच्चों का, स्टूडेंट्स का कैसा क्या है। तो इसमें एक जेंडर है, एक वेरिएबल, मेल और फीमेल 50-50% लिए हैं इन्होंने। फिर एज है, तो एज वर्सेस जेंडर को हमने कंपेयर किया है कि कितना परसेंट जो है, कितने परसेंट एज है, मतलब मेल है, और कितने परसेंट फीमेल है ईच एज ग्रुप में। फिर एजुकेशन वर्सेस जेंडर लिया, बाईवेरिएट करा हुआ है मैंने। फिर एसीएस लेवल्स वर्सेस जेंडर लिया। ये डिस्क्रिप्टिव है पूरा, इसमें डिस्क्रिप्टिव बहुत ज्यादा था। तो मदर ऑक्यूपेशन, फादर ऑक्यूपेशन, ये सब चीजें दी हैं इसमें, तो डिस्क्रिप्टिव का बहुत ज्यादा लेवल था। फिर इन्फ्लुएंशियल चालू हुआ। इन्फ्लुएंशियल में भी इनका पाथ एनालिसिस था। इनका एक हाइपोथेटिक पाथ, जिसको हमें डिसाइड करना था कि हाँ वो टेस्ट करने पे वो पाथ सही होता है कि नहीं। तो हाइपोथेटिक मॉडल था इनका, बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल था। तो हमने उस मॉडल को सब मॉडल में डिवाइड किया कि पर्सनल एटीट्यूड है, सब्जेक्टिव नॉर्म है, परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन को इफेक्ट करता है कि नहीं, प्रभाव डालता है कि नहीं। तो पर्सनल एटीट्यूड को भी चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस थे, सब्जेक्टिव नॉर्म्स में भी कुछ क्वेश्चंस थे, परसीव्ड बिहेवियर में भी कुछ क्वेश्चन, तो एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन को भी चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस थे। तो जब कोई वेरिएबल आपका किन्हीं क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन के द्वारा तैयार होता है, उनके स्कोर के द्वारा, तो वो लेटेंट वेरिएबल कहलाते हैं। तो ये सब लेटेंट वेरिएबल्स हैं हमारे। तो इसको हमने मॉडल फिट की, कुछ स्टैटिस्टिक्स होती हैं, थोड़ा डीप है। ये क्वेश्चंस है जो परसीव बिहेवियर के लिए था, ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो सब्जेक्टिव नॉर्म्स के थे, ये पर्सनल एटीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, और ये एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशंस के क्वेश्चंस हैं। तो ये बता रहा है कि भाई इसका कोवेरियंस क्या है ना। फिर ये लोड बता रहा है उसका कि कोफिशिएंट क्या आ रहा है, और ये सब चीजें रहती हैं, इसको फिर डिस्क्राइब किया जाता है आगे चल के। यहाँ पर हमने रिग्रेशन एनालिसिस लगाया है ना। फिर हमने सेकंड में भी रिग्रेशन लगाया, क्योंकि हम इफेक्ट की बात कर रहे हैं। फिर इनोवा चालू हुआ है फॉर मॉडल 2। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो एथनिक ओरिजिन है, वो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल, वो पर्सनल बिहेवियर पे या सब्जेक्टिव नॉर्म्स में या पर्सनल एटीट्यूड पे इफेक्ट डालता है कि नहीं डालता है, उसका प्रभाव है कि नहीं। तो हमारे पास जो एथनिक ओरिजिन है वो कैटेगरिकल वेरिएबल है, तो इसलिए हमने एनोवा लिया, और एनोवा से हमने इसको सॉर्ट आउट किया है। तो हाँ, क्योंकि पी वैल्यू बहुत ही कम है, तो एथनिक ओरिजिन का प्रभाव पड़ता है। पर्सनल एटीट्यूड पे, फिर हमने बात करी सब्जेक्टिव नॉर्म पे, फिर बात करी पॉजिटिव बिहेवियर पे। तो तीनों पे एथनिक ओरिजिन का प्रभाव पड़ता है। तो रिफाइंड पाथ मॉडल हमारा ये बना। फिर हाइपोथेटिक मॉडल एक और था इनका कि फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी जो है, कि मैट्रिमोनियल और पैट्रिनियल जो सोसाइटी, मैट्रिनियल और पैट्रिनियल जो सोसाइटी होती है, वो इफेक्ट डालती है कि नहीं डालती है। तो हमने उसको भी चेक किया मॉडल में, और उस पर भी हाइपोथेसिस ली। तो उसमें भी एनोवा लगाया, क्योंकि 2 सोसाइटी थी, कैटेगरिकल थी, तो हमने उस पर एनोवा लगाया, और ये भी हमारा रिफाइंड पाथ सक्सेस हो गया। फिर मॉडल 4 था कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है, जेंडर है, एजुकेशन है, एज, ये एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन पे प्रभाव डालते हैं क्या, डिफरेंट मेल फीमेल का एज का, एजुकेशन का प्रभाव होता है क्या उस पर।
SES का, लो मीडियम हाई। तो अब यहाँ बहुत सी चीजें थी तो हमें फिर से लीनियर रिग्रेशन पे जाना पड़ा, कि मल्टीपल का था। तो लीनियर रिग्रेशन हमने इसमें सॉर्ट आउट किया और हमें पता चला कि हाँ यार, इसमें जेंडर का तो प्रभाव पड़ता है, एज का भी पड़ता है, एजुकेशन का भी थोड़ा बहुत पड़ता है, उतना नहीं है सिग्निफिकेंट जितना SES स्केल और इनका है। तो एजुकेशन यहाँ से हट गया, देखिएगा एजुकेशन था यहाँ पर मॉडल में से हटा दिया। जो रिफाइंड मॉडल है, एजुकेशन का प्रभाव नहीं, 0.05 से ज्यादा है वैल्यू, तो उसको हटा दिया गया। एजुकेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन पे, तो नेचुरली नहीं पड़ता। तो ये हमने मॉडल को सब डिवाइड किया और फिर एक कॉम्प्लेक्स मॉडल, कंपोजिट डिफाइंड मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन का हमने बनाया। हमने चेक किया था एथनिक ओरिजिन को, पर्सनल एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स और परस्यूट बिहेवियर, तो तीनों पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाल रहा था। फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी भी तीनों पे इफेक्ट डाल रही थी। हमने इन तीनों का चेक किया था, पर परस्यूट बिहेवियरल कंट्रोल जो है एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहा था। उसकी पी वैल्यू हमारी 0.05 से ज्यादा थी। तो यहाँ से एरो इधर ना जाकर के ये वाला एरो हट गया। हाइपोथेटिकल में था पर रिफाइंड मॉडल में हट गया कि नहीं, ये प्रभाव नहीं डालता। भी हमारी स्टडी तो बोलती है ये प्रभाव नहीं डालता। फिर हमने और भी देखा था कि जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, एजुकेशन है, जेंडर है, एज है, SES, ये प्रभाव डालता है। एजुकेशन हट ही गया इसमें से, हमने हटा ही दिया था, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉडल बन गया। तो ये फिर आगे की स्टडी में कई काम आता है। फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमने उसके अंदर दी हैं। यहाँ तो कंप्लीट हो गया मॉडल वाला खेल। तो फिर भी कुछ एक उनके थे, कुछ अलग से कुछ क्वेश्चंस थे। तो उसके लिए भाई, जिनके यहाँ पहले से कुछ व्यवसाय चल रहा है, फैमिली मेंबर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने पूछा कि नो सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट्स इमीडिएट फैमिली मेंबर्स रन ए बिजनेस एंड द एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन। तो उनका एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन पे कुछ प्रभाव है कि नहीं है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, रिलेशन है कि नहीं है, रिलेशन की बात करना। अब जहाँ रिलेशन की बात होगी तो वहां तो को रिलेशन टी टेस्ट लगेगा, है ना। तो यहाँ मैंने को रिलेशन टी टेस्ट लगाया है। पी वैल्यू 0.96 है, तो कोई सिग्निफिकेंट को रिलेशन नहीं, ठीक है, नो को रिलेशन। एक क्वेश्चन और इन्होंने दे दिया था कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ अवेयरनेस ऑफ अवेलेबल एंटरप्रेन्योर्स सपोर्ट सिस्टम। मतलब लोगों को यदि जानकारी है कि गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या लोन देती है, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या सब्सिडीज हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो भी हमने चेक किया, उसका भी नहीं पड़ता है प्रभाव। पड़ता सब अवेयरनेस एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 0.548 है वैल्यू, इसका पी वैल्यू, इसका प्रभाव नहीं। तो भाई जानकारी होगी भी तो, जब इंटेंशन ही नहीं है तो क्या करेगा। फिर एक जनरली उन्होंने लोगों से क्वेश्चन भी पूछे थे यस नो में, ये तो क्या आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो लोग तो उसके अंदर लिख देते हैं यस नो, पर वो इतना परफेक्ट नहीं लगा। फिर भी उनके इंसिस्ट करने पे मैंने डाल दिया। तो मैं देखा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन मैंने इसमें लगाया, तो यहाँ एक ही खाली है, जेंडर जो है उसी का प्रभाव है यस नो पे। बाकी फादर एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन की तरफ फादर की ऑक्यूपेशन, मदर की ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम। रिलीजन की बात करें तो उनका भी कोई प्रभाव नहीं है। फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी भी हम मना कर रहे हैं। जबकि ये पूरे उस हमारे जो हाइपोथेसिस थी, इन सबके एडवर्स जा रहा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन अलग से रख दिया। जो हमने एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन पहले मेजर किया था, वो कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि इसका एंटरप्रेन्योरशिप इंटेंशन है कि नहीं। और यहाँ हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया यस या नो, वो बड़ा मुश्किल होता है यस या नो में आपको करेक्ट रिस्पॉन्स मिलना। तो लोग अननेसेसरी यस बोल देते हैं। तो वो चीजें होती हैं। तो इस कारण से डेटा इम्बेलेंस की भी बात होती है कई बार कि यस बहुत ज्यादा हो गया, नो बहुत कम है, नो बहुत ज्यादा हो गया, यस बहुत कम है। तो वो भी हमारे इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे इफेक्ट डालता है। तो हालांकि ये यूजलेस है,
यदि ये रखा जाता है साथ में इस पाथ एनालिसिस के साथ, तो वो पूरी स्टडी कंट्राडिक्ट हो जाएगी उनकी, और उनका पीएचडी भी रिजेक्ट हो सकता है। तो ये मैंने अलग से खाली रख रखा है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करी है, और आगे उनको बोलूँगा कि इसको हटा दिया जाए। बोला भी है मैंने कि इसको कंसिडर ना करें, क्योंकि इसके रिजल्ट पूरे एडवर्स आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सी स्टडीज होती हैं, और देखिएगा काफ़ी हैं। या मैंने एक और भेजी थी कुछ दिन पहले, ये है ना। बहुत स्टडीज रहती हैं काफ़ी। ये एक स्टडी भेजी थी, फिर ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक थी, फिर ये स्टडी भेजी थी, ये स्ट्रेस के ऊपर थी, एम्प्लॉय स्ट्रेस के ऊपर। तो ये एक स्टडी थी, इसमें भी पेयर टी टेस्ट थे, उन्होंने स्केल सेम यूज किए थे। छोटी स्टडी, काफी स्टडी रहती है। एक ये स्टडी थी, ये पंजाब मूवीज के ऊपर है, पहले डिस्कस किया है मैंने शायद। व्हाट्सएप स्टडी, सबके अपने अपने यूज होते हैं स्टडीज के। तो ये इन्फ्लुएंसर एनालिसिस बहुत डेप्थ है, पैशन चाहिए आदमी को इसको, यदि कुछ करना है आपको इस इन्फ्लुएंसर एनालिसिस में, तो आप में वो पैशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत पैशन का काम है। बिना पैशन के आप ये चीज नहीं कर सकते। इन्फ्लुएंसर पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पैशन तो सभी चीज में चाहिए। और बहुत धैर्य भी चाहिए, क्योंकि आपने कोई गलत टेस्ट लगा दिया तो आपके पूरे रिजल्ट ही उल्टे हो जाएंगे, है ना। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है टेस्टिंग के टाइम पे कि हाँ भाई, पहले डेटा को समझना है, फिर उसके हिसाब से टेस्ट डिसाइड करना है। और इन्फ्लुएंशियल ये जो डेटा एनालिस्ट का काम है, 4-6 घंटे आपको कंटिन्यूस सेटिंग तो चाहिए एक साथ, तब जाके आप चाहे कुछ भी डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो, नॉट ओनली इन्फ्लुएंशियल, तब जाके आप कुछ आउटपुट ले पाएंगे। हमारा जो अब नेक्स्ट सेशन होगा वो पाइथन को लेके होगा। पाइथन एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जबकि आर जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की यूज होता है। पाइथन जो होता है तो वो वेब डेवलपमेंट में भी यूज होता है। पाइथन आपका एम्बेडेड कोडिंग में भी यूज होता है, जो चिप वगैरह में और आईसीज में जो कोडिंग होती है। और रिमोट कंट्रोल के अंदर की कोडिंग, इस तरह से जो कोडेड होती है एम्बेडेड कोडिंग बोलते हैं जिसको। लिफ्ट के अंदर जो कोडिंग होती है, इन कोडिंग में भी यूज होता है, और डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस में भी यूज होता है। आज मैं आपको थोड़ा सा कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ, हालांकि जो पाइथन को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, तो आप लोग करके रखिए, ठीक है। देखिए, पाइथन को या तो पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं खुद, या फिर एनाकोंडा एक डिस्ट्रीब्यूटर है पाइथन का, और एनाकोंडा डेटा साइंस के लिए यूज होता है। तो मैं बेटर समझूंगा कि आप एनाकोंडा डाउनलोड करें, जिसमें सभी लाइब्रेरी भी उसी के साथ डाउनलोड हो जाती हैं, ठीक है।
तो मैं आपको खाली आज बताऊंगा कि एनाकोंडा कैसे डाउनलोड करना है। ठीक, आप लोग ये करके रखिएगा। देखिए एनाकोंडा.com, इंडिविजुअल लेडीज, यहाँ आप जाएंगे, यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा आपको, तो आपको इंडिविजुअल एडिशन लेना है। इस पर क्लिक करेंगे, ये बता रहा है कि भाई आपको डाउनलोड यदि विंडोज है तो उसमें कर लें, मैक के लिए भी है ना, तो ये इंस्टॉलर है, लिनक्स के लिए भी है। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे। पाथ वगैरह में कहीं भी चेंज मत करिएगा ना, उसी ड्राइव में जाएगा जहाँ उसको, ये आप डाउनलोड कर लें। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये पाइथन भी रन करता है और आर भी रन करता है, पर आर की बहुत से फंक्शनिंग को ये सपोर्ट नहीं करता है, पाइथन को ज्यादा सपोर्ट करता है एनाकोंडा। आर भी चलता है इस पे, पर आर को ये फुली सपोर्ट नहीं करता। जैसा आर आर की ईडीआई आईडी जो है, जो आपका आर स्टूडियो पे जितना अच्छा आर वर्क करता है उतना अच्छा जुपिटर पे काम नहीं कर पाता आर। ठीक है, कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं। तो ये आपको एनाकोंडा डाउनलोड कर लेना है खाली, और इसके बाद अपन परसों देखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये डाउनलोड कर लें और परसों अपन इसको शुरू करेंगे कि भाई कैसे क्या किया जाता है इसके ऊपर, क्योंकि पाइथन में बहुत से आईडी हैं, एक ही नहीं है। जैसे कि आर के लिए तो हमारे पास आर स्टूडियो था खाली, पाइथन में आपके पास जुपिटर नोटबुक है, आपके पास स्पाइडर है, आपके पास एटम है, आपके पास पाइचार्म है, बहुत से और भी आईडीज हैं जिसके द्वारा आप पाइथन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर तो पर आप उनमें से कौन सा? हम जुपिटर नोटबुक के ऊपर यूज करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग पर्पज से वो सबसे अच्छा आईडी होता है ना। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में तो या तो आप पाइचार्म यूज कर लें, और जनरली हम लोग टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं सबलाइन, है ना। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जब हम लोग काम करते हैं तो हम कोई भी आईडी यूज नहीं करते हैं, ना तो आर की, ना पाइथन की, ना कोई भी। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में तो हम लोग सीधे सीधे काम करते हैं टेक्स्ट एडिटर के ऊपर, और वहीं से हम लोग सब चीजें कमांड करते हैं। ठीक है, वहाँ उस पर काम होता है ज्यादातर। पर हम प्राइमरी फेसा हम लोग जो कोड डेवलप करते हैं वो आईडी पे कर लेते हैं, और फिर उसको वहां पे जाके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में टेक्स्ट एडिटर पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाते हैं तो पूरा कोड एक साथ रन करता है, और आर में आप देख रहे थे कि अपन जितना कोड लिखते हैं उतना उतना रन करते जाते हैं, है ना। या इसीलिए हम जुपिटर जो है वो उसमें सेल होती है छोटी छोटी, तो हम एक सेल में कोड लिखेंगे, उसको रन करेंगे तो उसका आउटपुट आ जाएगा उसी के नीचे, फिर दूसरी सेल आ जाएगी, दूसरी सेल का आउटपुट आ जाएगा। तो मैं जैसे आपको एक दिखाता हूँ कि वो किस प्रकार से होता है जुपिटर नोटबुक। सर बट स्पाइडर का आईडी और थोड़ा आर का मेरे से सिमिलर लग रहा। दोनों सेम है, स्पाइडर और पाइथन के लिए यूज होता है, आर भी हो जाता है उस पर यूज। पर स्पाइडर की जगह यदि आपको पाइथन को पाइथन की तरह सीखना है ना, तो आप जुपिटर नोटबुक सीखें। ठीक है, आपको जो भी स्क्रिप्ट मिलेंगी इन फ्यूचर, आप कहीं इंटरनेट पे सर्च करेंगे वो स्क्रिप्ट सब जुपिटर के मिलेंगी ज्यादा, या या पाइथन की मिलेंगी प्योर। प्योर पाइथन की तो स्पाइडर पे चल जाएगी, पर जुपिटर की जो नोटबुक की जो आपको स्क्रिप्ट मिल रही है वो नहीं चलेगी। ठीक है, और आपको 90-95% जुपिटर पे मिलेंगी, जुपिटर की नोटबुक मिलेंगी। ठीक है, ओके। जो स्क्रिप्ट्स हैं
तो इसलिए जुपिटर को हम लोग सीखें वो ज्यादा अच्छा है। अ, जैसे मैं देखता हूँ उधर, इसको स्टार्ट करने का तरीका अलग है। जुपिटर नोटबुक को आर की तरह नहीं, आर स्टूडियो की तरह कि अपन ने वो उसके लोगो पे क्लिक किया, उसके मेनू पे, और वो चालू हो गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें टर्मिनल पे जाना पड़ता है पहले। वो मैं आपको परसों और बताऊंगा कैसे जाना है क्या है। और मैं जुपिटर नोटबुक भी लिख सकता हूँ, और मैं जुपिटर लैब यूज करता हूँ। मैं दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा आपको बाद में, क्योंकि ब्राउजर में खुलता है जाके, ठीक है, लोकल सर्वर के थ्रू काम करता है। थोड़ा सा समय लेता है। प्रैक्टिस करना है आपको पाइथन में, क्योंकि पाइथन थोड़ा फास्ट चलेगा, डिटेलिंग नहीं रहेगी वहाँ ज़्यादा। स्क्रिप्ट्स आपको पूरी दी जाएंगी, आपको खुद रन करके देखना है, थोड़ी बहुत चीज़ें बताई जाएंगी, आगे आपको रन करना है, तो समय आपको देना पड़ेगा। ये ऐसे ब्राउजर पे खुलता है, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो लोकल होस्ट। सो पाइथन के कितने क्लासेस होंगे, कम से कम अप्रोक्सीमेटली 20 होंगे क्या? हाँ 20 एक क्लास रहेंगी, क्योंकि 4 से 5 क्लास में तो आपको डेटा टाइप्स वगैरह बताऊंगा पाइथन के, जो बेसिक हैं, ओके। है ना। बेसिक जो है पाइथन बेसिक्स की हम बात करें, तो बेसिक्स में ही करीब छोटी छोटी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं। तो जैसे इंट्रोडक्शन ही देखें पाइथन का पहला स्क्रिप्ट, तो पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये सब, ये तो खाली इंट्रोडक्शन है, छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स हैं। आप दूसरी स्क्रिप्ट देखेंगे इसमें, पाइथन आरडे में इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इंडेंटेशन में जो स्पेस दिया जाता है, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड है। तीसरा आप देखेंगे तो जो है वो वेरिएबल्स हैं। तो जैसे अपन ने आर में वेरिएबल्स देखे थे, एक्स की वैल्यू 5 रख दी, 6 रख दी, वैसे ये वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल्स हम क्रिएट कैसे करते हैं, तो यहाँ इक्वल साइन यूज होता है हमेशा। आर में तो हमारे पास असाइनमेंट साइन भी था, इक्वल भी था, दोनों था। तो ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, फिर इसके बाद और भी डेटा टाइप देखेंगे कि भाई क्या डेटा टाइप्स होते हैं। इंटीजर होते हैं, न्यूमरिक होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं। वहाँ कैरेक्टर होता था, यहाँ स्ट्रिंग होता है। न्यूमरिक वहाँ था, यहाँ इंटीजर है, फ्लोट है, और कॉम्प्लेक्स है, 3 है। सीक्वेंस टाइप यदि डेटा देखें, जैसे वो कंबाइन लेते थे हम, और लिस्ट बनती थी, वो सीक्वेंस टाइप डेटा था। तो यहाँ लिस्ट है, ट्रिपल है, और रेंज, ये सीक्वेंस टाइप डेटा है। मैपिंग टाइप डेटा है, जो कॉलम रो के हिसाब से, की वैल्यू के हिसाब से मैप करता है, वो डिक्शनरी है। सेट टाइप डेटा है, फ्रोजन सेट है। बुलियन डेटा है, जो लॉजिकल रिस्पॉन्स होता था 0 1 वाला, बुलियन डेटा है, यस नो, ट्रू फॉल्स। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, ये स्क्रिप्ट में शेयर करूंगा आपको, इसको रन करना है, और इसमें लिखा है, इसको समझ। तो हम लोग काफी फास्ट चलने वाले पाइथन में, पेस काफी तेज रहेगा, इसलिए, क्योंकि इतना सब एक एक स्क्रिप्ट को पूरा तो ओवरऑल एक्सप्लेन होगा नहीं, बेसिक कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे, बाकी आपको रन करके देखना, इसका जो भी डाउट्स होते हैं, कहीं आप स्टक होते हैं, तो यू कुड आस्क मी लेटर ऑन, but I will not explain the whole thing because we have already know the programming language data types and everything. Here is little different data types, but almost they are same, working for the same purpose. So you have to be very fast and very active, be regular in the session, है ना। आप लोग रेगुलर रहिए सब। आज देखिए, आज भी रित्या नहीं है, रिया नहीं है। रित्या का तो खैर मेरे पास मैसेज आ गया था, टू हॉस्पिटल। रिया आज फिर गायब। तो ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है।
और रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे पास भी इशू है कि वो यूट्यूब पे चढ़ाना और ये सब बड़ा दिक्कत हो जाता है, मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है कि मैं वहां से डाउनलोड करूँ और फिर उसको चढ़ाऊँ। तो रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी आगे से, इसलिए आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा आपको। पाइथन की तो रिकॉर्डिंग एटलीस्ट मीन्स बाद में एक बार होता है ना, रेफर करने के लिए रहेगा तो बेहतर रहेगा। अब आप लोग रिकॉर्डिंग का नाजायज फायदा उठाते हैं ना, कि तो लोग गायब ऐसा हो कि जाते हैं, गोल हो जाते तो जिन लोग अटेंड करते हैं एटलीस्ट उनको तो शेयर कर दीजिए। हैं। वो एक इशू आता है कि ये रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी हमें क्या। और फिर मेरे को भी क्या है कि वो पूरी रिकॉर्डिंग को सब वो करने में आधा 1 घंटा मेरा चला जाता है दिन का। फिर तो कोई और रिकॉर्ड करके नहीं अपलोड कर सकते हम में मैं से? आपको लिंक दे दूंगा, पर वो लिंक से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। मैं जूम का लिंक दे दूंगा। अभी क्या होता है, मुझे डाउनलोड करना पड़ता है, डाउनलोड करके फिर मुझे उसको अपलोड करना पड़ता है यूट्यूब। ये थोड़ा सा हैक्टिक प्रोसीजर हो जाता है ना। ओके। सर ये मैं कर दूंगा अगर इफ यूर ओके विद इट, अगर हम्म, आप लिंक दे दें। और हाँ आई डोंट नो आप किसी स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल में डालते हैं क्या, अदरवाइज आई कैन क्रिएट एक हाँ। यूट्यूब चैनल। मतलब मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, क्योंकि हम्म, मेरे ख्याल से लोग अटेंड करेंगे भी तो थोड़ा रेफर के काम आएगा। तो और आपका भी ओवरहेड हो रहा है, मैं कर दूंगा। ठीक है। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा और वो यूट्यूब चैनल का, है ना। क्या है कि ठीक है वो सर। जनरली अपन कोई नए यूट्यूब चैनल पे आप इतना बड़ा वीडियो अपलोड ही नहीं करने देगा, 2 घंटे का या 1 घंटे अच्छा। का रिस्ट्रिक्शन से। एक्चुअली हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये करीब 5-6 साल पुराना है, और हमें भी धीरे धीरे उन्होंने परमिट किया है, अब हम 8 घंटे का भी वीडियो डाल दें तो चल जाता है। तो नए यूट्यूब चैनल में 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं डाल सकते। यदि आप ठीक आज है। भी यूट्यूब चैनल खोलें, ओपन करें, और आप सोचें कि यार इस पर मैं 30 मिनट का वीडियो डाल दूं, वो मना कर देगा, अपलोड ही नहीं करेगा, ठीक है है सर, ना। मैं फिगर आउट कुछ कर लूंगा। है ना। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से उसको कर सकते हैं। ठीक तो थोड़ा सा रेगुलर रहें आप लोग, है ना। है। हाँ सर। क्योंकि यस पाइथन सर। एक अच्छा लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा डिमांडिंग लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड इस टाइम, है ना। तो इसलिए मैं जो मशीन लर्निंग है, जबकि एक बार कंप्लीट हो चुका था, आर में हम लोग पहुंच गए थे डिसीजन ट्री तक, है ना। यस। मैं पाइथन पे लेके आया आपको वापस कि चलो अपन प्रेडिक्टिव एनालिसिस पे करेंगे। इन्फ्लुएंशियल होता भी नहीं है पाइथन पे ढंग से, जो इन्फ्लुएंशियल आर पे होता है, क्योंकि आर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की लैंग्वेज है, पाइथन पे होता ही नहीं, उतना अच्छा मिलेगा ही नहीं रिजल्ट। जैसे मैं बता रहा था ना आपको कि आर भी चल जाता है इस पे, ये देखिए आर है या। और ये पाइथन। तो पाइथन का यदि मैं ओपन करूंगा तो ऐसे शेल बन जाएगी, और मैं जैसे इस सेल को रन करूंगा तो मुझे नई शेल मिलेगी, ठीक है ना। और आउटपुट इसके नीचे मिलते चले जाएंगे मुझे हर सेल के नीचे, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ देखेंगे आउटपुट है, ये सेल है मैंने लिखी, इसका आउटपुट यहाँ मिल गया, ठीक है ना। ओके सर। इसे तो ऐसा आउटपुट मिलते चले जाते हैं। अब आर भी इसके अंदर हो रहा है ओपन, जैसे आर है ये दिखेगी एक जैसी, है ना। पर यहाँ में मेरे आर की कमांड चलेगी। अच्छा। पाइथन लूंगा तो पाइथन की चलेंगे, आर वाली सीट ली तो आर की चलेंगे। तो ये आर की देखिए यहाँ लिखा रहता है आर, लिखा है यहाँ इधर कॉर्नर पर राइट पे। हम्म। इसके पहले मैंने जो ओपन करी थी वो पाइथन थी। देखिएगा पाइथन 3 में बताता हूँ, ब्लैंक वाला पाइथन, यहाँ 3 पाइथन 3 लिखा हम्म। है ना। और यहाँ R लिखा। हम्म। ओके। तो इससे पहचान सकते हैं आप यहाँ ये कौन सी सीट चला रहे हैं, आप आर की चला रहे हैं, पाइथन की चला रहे हैं। पर ये पूरा सपोर्ट नहीं करता जुपिटर आर को। ओके। मैंने काम किया काफी इस पे, पर ये सपोर्ट नहीं करता।
ये जैसे आर्मी में बहुत इजी होता है ना, डॉलर लगाते हैं तो पूरा ड्रॉप डाउन दे देता है वेरिएबल के नेम, ये सब नहीं होता इसमें, है ना। ओके। तो कहाँ तक याद रखोगे आप, आर्मी तो बड़ा हैंडी हो जाती है चीजें। आप परसेंट ग्रेटर देन परसेंट जो हम पाइप टू फंक्शन लगाते हैं उसके लिए पूरा टाइप करना पड़ता है, वहां कंट्रोल शिफ्ट एम कर देते हैं, हो जाता था, है ना। यस सर। यहाँ आप वो असाइनमेंट सिंबल नहीं ले सकते एल्ट माइनस से, इक्वली लेना है आपको। तो कई चीजें यहाँ पे सपोर्ट नहीं होती हैं आर में, तो इसलिए लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं जुपिटर का आर पे, बहुत मजबूरी में थोड़ा बहुत करना होता है तो करते हैं, बाकी पाइथन के लिए। ठीक है, तो बी थोड़ा सा रेगुलर है, आप लोग 4-5 लोग हैं अच्छे रेगुलर हैं। Fainendra is the very punctual, the first person he always log in the room. क्या सबसे पहला जो लॉगिन आता है वो फैनेंद्र का आता है सबसे पहले, और ही इज वेरी पंक्चुअल कि शायद ही उन्होंने कोई सेशन छोड़े होंगे। सर 1-2 छोड़ा हूँ। हाँ ज्यादा नहीं छूटे हैं, वही मैं सर बोल रहा हमारी हूँ। क्लास का स्टार है वो। हाँ तो नहीं, वो रेगुलर है, पंक्चुअल भी बहुत है, सभ्य भी टाइम पे आ जाते हैं। रित्या के अपने इशू हैं उसके साथ में, उसका ठीक है, समझ में आता है। आज उसके रिक्वेस्ट पे मैंने आज का वीडियो रिकॉर्ड किया, आप लोग बोलते हैं आगे करेंगे रिकॉर्ड, पर आप लोग पंक्चुअल रहिए तो अपन उस चीज को कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो जो वीडियो में अपलोड करता हूँ वो पब्लिकली नहीं रखता हूँ, है ना। पब्लिकली रख रहा होता तो मेरे को चलो उससे कुछ फायदा होता, सही है ना। यस सर। मैं पब्लिकली इसलिए नहीं रखता हूँ कि भाई कई बार आप लोगों का इंटरेक्शन रहता है वीडियो में, मैं नहीं चाहता। हालांकि अपने तो वीडियो पे मैं खुद भी अपना वीडियो नहीं डालता हूँ इसके ऊपर, मतलब कैमरा, तो अब अपन कर सकते हैं उसको पब्लिकली कर दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, और अपना नया सफर चालू होगा पाइथन के साथ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।